नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स MCQ सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 22। जैसा कि आपको पता है, जून 2020 से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स को हम करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके UPSC, EPFO, SSC जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप स्टडी IQ पे हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। आप इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हाईलाइट, जैसा कि आपको पता है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, कवर टू कवर। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर्स में इकोनॉमी की, सारी हमने MCQs के थ्रू कवर की हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाएंगे। साथ ही साथ जितने एक्सप्लेनेशंस मैं आपको क्वेश्चंस के बाद देता हूँ, वो भी आपके लिए एज अ फैक्ट और रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सेट 22। कल हमने 210 क्वेश्चन तक किया था, आज करेंगे 211। 211 क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The notion of flexible inflation target (FIT) was adopted in 2016. Reserve Bank of India Act 1934 was amended to provide a statutory basis for FIT framework. The inflation target is set by government in consultation with the RBI once every 5 years. आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। आपको याद होगा, उर्जित पटेल कमेटी ने 2015 में रिकमेंड किया था कि RBI का काम है इन्फ्लेशन टारगेट करना। तो यहीं से आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीन को पॉज कीजिए, बहुत सिंपल है इसका आंसर। ठीक है, पहली चीज़ है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट को हमने 2016 से अडॉप्ट किया। उसके लिए हम एक RBI एक्ट 1934 में अमेंडमेंट लेके आए, और इसको सरकार जो है वो RBI के साथ कंसल्टेशन में एवरी 5 ईयर्स जो है वो स्टैब्लिश करती है। आपको पता होगा कि अभी के लिए जो हमारा टारगेट है वो 4% ±2% है। मतलब RBI क्या करती है, वो देखती रहती है कि 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो चीज़ें ठीक हैं। अगर इससे कम होती है या इससे ज़्यादा होती है तो फिर वो वेरियस मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, या फिर अलग अलग रेपो, रिवर्स रेपो जैसे क्वार्टरली पॉलिसीज ला के वो इसको कंट्रोल करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल बैंक ने अडॉप्ट किया है। इसके साथ ही साथ वो अलग और चीज़ें जैसे कि इंटरेस्ट रेट की स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को भी टारगेट करती है। और इसमें क्लियर मेंशन है कि हर 5 साल में आप इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखेंगे। जैसे अभी हमने 4% ±2% रखा हुआ है, तो अब 2021 में इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 2012 की तरफ, 212 की तरफ। रिसेंटली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, देखो मैं बार बार कहता हूँ ये इकोनॉमी वाली रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये तो पता होना चाहिए। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक नहीं करता, WTO नहीं करता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF में से कोई एक है। तो अब आपको बताना है कौन सा है। काम मैंने आपका आसान कर दिया है। इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखो, इंडिया जो है वो 28 प्लेसेस नीचे आ गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। हमने बहुत सारी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स चलाई, जेंडर इक्वालिटी की स्कीम्स चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर जैसी स्कीम्स हमने चलाई, उज्ज्वला जैसी स्कीम्स हमने चलाई। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लाती रही है, जिससे कि वुमेन डेवलपमेंट हो और वुमेन इक्वालिटी जो है वो स्टैब्लिश की जा सके। तो इसको पहली बार 2006 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। ये 156 कंट्रीज का बेंचमार्क बताती है, 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पे फोकस करती है। उन चारों में इंडिया अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तभी हमने 28 प्लेसेस जो है हमारी पीछे हो गई हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे रैंक भी पूछूंगा, इसलिए भी रैंक नहीं बता रहा। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनती है। अगर आपका स्कोर 0 के पास है तो आप समझिए हाईली इनइक्वल हैं। अगर आपका स्कोर 1 के पास है, आप समझिए आप हाईली इक्वल हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं 213 की तरफ। विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया पैसिफिक 2021 टुवर्ड्स पोस्ट कोविड-19 रेजिलिएंट इकोनॉमीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। इकोनॉमिक सोशल सर्वे ऑफ एशिया पैसिफिक 2021। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा 7% की 2021-22 में। इस रिपोर्ट को UN की इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रिलीज करती है। बहुत सिंपल है, देखो 7% वाला टारगेट ठीक है, पर इकोसॉक का इससे क्या लेना देना है ना। बात यहाँ पे हो रही है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है वो मोर सोशो इकोनॉमिक टॉपिक्स पे फोकस करती है। तो सेकंड इसमें इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, UNESCAP जो है वो इसे पब्लिश करती है। उसने कहा है कि भारत आने वाले साल में 7% पे ग्रो करेगा। इसी के साथ साथ कोविड जाने के बाद या कोविड के साथ साथ
वैक्सीन आने के बाद चीज़ें बेटर होंगी। वैक्सीन रोल आउट जैसे ही होगा वैसे इकोनॉमी सुधरेगी, ऐसा इसने पिछले साल कहा था। फिर उसके बाद इंडिया जो है वो सबड्यूड जीडीपी देख चुका है, नेगेटिव ग्रोथ देख चुका है। अब इंडिया जो है वो आगे ही आएगा। लेकिन एक बात इसने ये भी बोला है कि इंडिया के शेप रिकवरी ना करे, इसके ज़रा थोड़े से डर भी और चांसेस भी ज़्यादा हैं, प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है कि इंडिया की के शेप रिकवरी होगी, यानी जो अमीर है वो अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब होते जाएंगे। चलते हैं 214 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। अभी अभी हमने यूएन स्कैप के बारे में देखा, अब हमें जानना भी चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और किस पर्पज से काम करती है। ये रीजनल डेवलपमेंट आर्म है यूनाइटेड नेशन एशिया पैसिफिक रीजन की। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक है। तो यूनेस्कैप एशिया पैसिफिक की बात कर रही है तो बैंकॉक थाईलैंड लाजमी लग रहा है, और इसका काम ही यही है, यूनाइटेड नेशन का एक रीजनल डेवलपमेंट विंग है जो एशिया पैसिफिक रीजन की इकोनॉमिक्स पे फोकस करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट का ठीक है। 53 इसके मेंबर्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, ये हमें पता होना चाहिए। 1947 में ही इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था एशिया पैसिफिक के रिफॉर्म्स के लिए, और बैंकॉक थाईलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसका काम बस यही है कि जो चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं एशिया और पैसिफिक कंट्रीज को, वो पूरे हो सकें, वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव्स पे पहुंच के यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की सहायता से डेवलप हो सके। 215 विद रिगार्ड टू यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर प्लॉट को दिया जाता है विद इन ईयर्स टाइम। ये दिया जाएगा विद इन ईयर्स टाइम, ठीक है। इसे मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर को लैंड आधार भी कहते हैं ना, जमीन का आधार। जैसे आपका एक यूनिक नंबर है, ऐसी जमीनों को भी मिलेगा। ये इंश्योर करेगा यूनिकनेस होगी सारे ट्रांजेक्शंस में, और सरकार के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो अप टू डेट रहेंगे। देखो, लैंड को लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो पता नहीं चलती कौन सी ज़मीन किसके नाम है। इसलिए जो केसेस हैं कोर्ट कचहरी में आप देखेंगे लैंड वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा आपको लोअर कोर्ट्स में दिखेंगे। तो सरकार इसको अब डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है UL पिन से, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 14 डिजिट का पिन होगा, ये 10 स्टेट्स में लॉन्च कर दिया गया है और मार्च 2022 तक इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा। नाम इसका होगा आधार फॉर लैंड। एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में और टैक्सेशन में, सेल परचेज में नंबर बार बार यूज होगा, तो सरकार को भी पता चलेगा एक ज़मीन किसकी है, कितनी बार बेची गई, उसका टैक्स आया नहीं आया, तो पूरा एक लैंड रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। इसका जो ये पार्ट है ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है, 2008 से चलता आ रहा है। आइडिया बस यही है, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स रहेंगे और अप टू डेट रिकॉर्ड सरकार के पास रहेंगे। चलते हैं 216 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इस बार बार न्यूज में था तो इसको भी जान लेते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। इसका एम है कि एक लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बनाया जाए, मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए, जिसमें लैंड इंफॉर्मेशन पूरा इंटीग्रेटेड वे में हो। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंटर से अपने लेवल पे कर रही है। स्टेट्स इसमें कोई फंडिंग नहीं करेंगी, सेंटर ही सारा फंड देगी। लेकिन इसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हम रेस कर सकते हैं। तो इससे हम 2 को जो है निगेट कर सकते हैं। तो आपने 2 को निगेट किया तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन गया 1 और 3। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रही है, याद रखने वाली बात है। 2023-2024 तक इसे एक्सटेंड करके देश भर में ले जाया जाएगा। 950 करोड़ की सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब सारा पैसा सेंटर देगी। आइडिया यही है, एक लैंड बैंक बनेगा, लैंड रिकॉर्ड बनेगा, सरकार के पास सारा जमा खाता होगा ज़मीनों का, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई सर्विस चाहिए हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, ये सारी यहाँ से स्कीम्स जोड़ दी जाएंगी और अकॉर्डिंगली लैंड को या लोगों को बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं 217 की तरफ। एक्ट एक्सीलरेटर, ACT एक्सीलरेटर, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है। देखो, बहुत सिंपल है, कोविड का टाइम चल रहा है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कोविड से ही रिलेटेड है। अब क्या हुआ, WHO को स्पेशल एनवॉय बनाया गया, किसका, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर, इसे एक्ट एक्सीलरेटर कहते हैं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन है जो टेस्ट, ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स को एक साथ कोलैबोरेट कर रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड के पास आप देख रहे हैं कोविड में ना एक यूनिफाइड मेथड नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कभी कहते हैं ये इंजेक्शन लगा लो, फिर कहते हैं ये मत लगाओ, कभी कहते हैं ये वैक्सीन लगा लो, ये मत लगाओ, ये मेडिसिन चलेगी, वो मेडिसिन चलेगी। तो WHO ने क्या किया, इसको अप्रैल 2020 में एक इवेंट के साथ इसको लॉन्च किया और ये कहा कि हम एक यूनिफॉर्म
टूल एक्सीलरेटर बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी ही फैसिलिटीज को इनकॉर्पोरेट कर पाएगा और लोगों का ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसमें गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, बिजनेस एक्टिविस्ट सब लोग साथ में आए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन साथ में आए, साथ ही साथ पेंडेमिक को खत्म करने के लिए, ग्लोबली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच एक्ट एक्सीलरेटर के थ्रू बनाई गई है। तो याद रखना, WHO और कोविड-19 को टैकल करने के लिए एक यूनिवर्सल अप्रोच है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ट्रेड डेफिसिट। अब ये बहुत टर्म रहती है सुनने में। अब आपको बताना ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है। देखो, यही मैं कहता हूँ, जब मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूँ तो यही बात आती है कि कोई ऐसी चीज करंट में चल रही हो तो यूपीएससी उसका स्टैटिक पार्ट भी पूछ लेती हो, तो हमें स्टैटिक भी पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उसी तरह का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट इज एन अमाउंट बाय विच कॉस्ट ऑफ एन कंट्री इंपोर्ट्स एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट्स। ट्रेड डेफिसिट इन गुड्स शो अ राइज ऑफ डिमांड इन इकोनॉमी। इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। बहुत सिंपल है ट्रेड डेफिसिट, हम पहले भी देख चुके हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस, अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो ट्रेड डेफिसिट होता है। इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं तो पता चलेगा भाई इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट का पार्ट है। तो ऑल आर करेक्ट। ट्रेड डेफिसिट मैंने आपको समझा दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट को एक बार देख लेते हैं। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट्स को, ट्रांसफर पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, सर्विसेज की और ट्रेड की। इससे ये पता चलता है कि कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपोनेंट कितना स्ट्रांग है, बीओपी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। आगे चलते हैं 219 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज ऑयल इंपोर्ट। इंडियाज ऑयल इंपोर्ट के बारे में आपको बताना है। देखो, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बहुत न्यूज में रहता है ऑयल इंपोर्ट का प्रॉब्लम जो है। क्या एग्जैक्टली इसको इसके फैक्ट्स हम देखते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, यूएस, चाइना। देन मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो 60% टोटल इंडिया की ऑयल की डिमांड को पूरा करते हैं। आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, दोनों ही यहाँ पे आपको करेक्ट है। बट सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया की 60% की ऑयल डिमांड को, मिडिल ईस्ट जो है, नॉट एग्जैक्टली सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट जो है वो 60% डिमांड को पूरा करता है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट है। इंडिया लगभग अपनी टोटल डिमांड का 85% जो है उसको इंपोर्ट करता है। इंडिया ने अभी हाल ही में यूएस से और गुयाना जैसी अलग कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन क्यों मिडिल ईस्ट का ऑयल हमारे लिए बेटर होता है? मिडिल ईस्ट का ऑयल हमारे लिए इसलिए बेटर होता है क्योंकि प्रॉक्सिमिटी बहुत कम है, मतलब बहुत पास में है। प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत पास में है हमारे कंट्री से मिडिल ईस्ट। तो ऑलरेडी इतना महंगा तेल है, उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा खर्च करोगे, बहुत लंबे समय में तेल भारत पहुंचेगा, तो भारत की डिमांड सप्लाई के बीच में एक मिसमैच आएगा और प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर जाएंगे। तो इसलिए सरकार कोशिश ये करती है कि मिडिल ईस्ट का ही तेल हम खरीदें, जबकि हमने देखा मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो उसकी ग्रेड वैल्यू थोड़ी सी कम अच्छी होती है एज कम्पेयर टू यूएस। यूएस का जो ऑयल है, जो शेल से निकाला जाता है, वो एनी डे बेटर है, बट स्टिल क्योंकि इंडिया की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया उस ऑयल को यूज़ नहीं करता बहुत ज़्यादा। इंडिया की प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से इसी पे डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट ऑयल पे। अब पीएम कुसुम स्कीम बहुत न्यूज़ में है 2 साल से। अब आपको बताना है क्या इसके बारे में करेक्ट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है। ये ऑफ ग्रिड सोलर पंप को इंस्टॉल करेगी अर्बन एरियाज में। बहुत सिंपल है। देखो, ऑफ ग्रिड सोलर पंप की जब हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं फार्मिंग की। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो फिर अर्बन एरियाज की बात क्यों करेंगे? हम बात करेंगे ग्रामीण इलाकों की, रूरल एरियाज की। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। और सोलर ग्रिड जब कुसुम है, उसका नाम ही बस इसीलिए है कि वो रिन्यूएबल जो पंप है, सोलर पंप है, वो किसानों को प्रोवाइड करेगी, जिससे किसान बिजली पे कम डिपेंडेंट रहे, बिजली की भी कम खपत हो और किसानों की भी इनकम जो है वो बढ़ जाए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बिजली किसान उत्पादन करे इस सोलर ग्रिड, इस सोलर पंप से, उसको वो ग्रिड में सप्लाई कर दें, इससे उनको कुछ रिबेट और इनकम भी हो जाए। तो यहाँ पे 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। बहुत सिंपल है। तो इंडिया का जो है पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाने जा रही है। तब ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम के तहत लगाया गया है। कहाँ लगाया है? जयपुर राजस्थान में लगाया, याद रखना, कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट में। अब ये 17 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर साल प्रोवाइड करेगा। ये रूरल एरियाज के लिए है। तो ये ग्रिड जो है राजस्थान में पहला लगाया गया, जयपुर के पास कोटपुतली में, और ये सप्लाई करेगा 17 लाख टोटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गवर्नमेंट ने देखो 2021 के बजट में 20 लाख फार्मर्स को ये बेनिफिट देने की बात की थी। 15 लाख फार्मर्स को इस तरह के पंप सेट्स जो हैं वो और प्रोवाइड बाद में किए जाएंगे। टोटल 30 गीगावाट जो है हमें सोलर पावर ऐड करनी है पीएम कुसुम के थ्रू। अब इसमें अलग अलग सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे एक डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट है, 2 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर आपके पंप्स हैं, और 1.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स का सोलराइजेशन होना है।
तो ये पूरा का पूरा प्लान है, आपको ये नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये पता होना है कि पीएम कुसुम जो है वो 2022 तक हमारी जो 100 गीगावाट की कमिटमेंट है उसको भी पूरा करने में हेल्प करेगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे आगे के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।